गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पिछले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में हमने ये देखा कि पालमपुर की बैकग्राउंड क्या है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और वहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है। फिर हमने देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। तो उत्पादन के साधन आपने याद कर लिए होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर। भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी, ये चार उत्पादन के साधन होते हैं। तो जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा लैंड, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है लैंड, जो कि फिक्स फैक्टर है। अब आपने देखा कि उत्पादन के चार साधन हैं। पालमपुर में भी चार साधन हमने देखा। वहां पर देखा कि जो भूमि है वो एक स्थिर साधन है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम भूमि को नहीं बढ़ा सकते। अब सवाल ये आएगा कि सर उत्पादन क्यों हम बढ़ाना चाहते हैं? तो आपको मालूम है दिन प्रतिदिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सेम उसी तरह से पालमपुर में भी जो पॉपुलेशन है पालमपुर का वो बढ़ने लगा। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो जो मेन एक्टिविटी है उस पर ये बात बोझ बढ़ा कि वो उत्पादन बढ़ाया जाए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी क्या है? लैंड का यूज ज्यादा, मेन फैक्टर लैंड है। तो भूमि पर हम किस मात्रा तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यानी किस लेवल तक हम अपने उत्पादन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपके पास तीन तरीके मिलते हैं। या तो आप साइज बढ़ा दें लैंड का, दूसरा आप मल्टीपल क्रॉपिंग करें, और तीसरा है मॉडर्न फार्मिंग करें। यानी हमने देखा कि उत्पादन तो बढ़ाना है क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी। जो 1960 की जनसंख्या है और 2020 की जनसंख्या बराबर तो नहीं रहेगा किसी भी गांव, किसी भी शहर का। तो पालमपुर में भी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाने का दबाव बढ़ा। तो पहला यह तरीका था कि किसी तरह से अगर हम लैंड की साइज को बढ़ा दें, तो अब गांव की जो एरिया है उसको आप बढ़ा नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते थे? साइज ऑफ लैंड बढ़ाने से मतलब है फार्मिंग जो एरिया है उसको आप बढ़ा दें। फार्मिंग की एरिया आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जो आपके पास बेकार जमीन पड़ी है, वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर दें एग्रीकल्चर लैंड में। कोई ऐसी तकनीक लगाएं जो आपके पास जमीन बेकार पड़ी है उनको हम क्या करें, उन पर भी उसको यूज करने लगे फार्मिंग के लिए। तो कुछ हद तक आप इससे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेकार जमीन पड़ी है तो पालमपुर के लोगों ने जो भी जमीनें पड़ी थी उनका पूरा यूज कर लिया, लेकिन उस यूज करने के बाद भी उत्पादन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो एक दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया, या दूसरा तरीका हम जो उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाते हैं वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी एक ही सीजन में, एक ही साल में हम कई फसलें एक ही जमीन पर उगाएं। यानी ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर इज नोन एज ए मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी एक वर्ष में हम एक से ज्यादा फसल की अगर खेती करेंगे तो हम उसी एक ही जमीन पर पहले से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लैंड का एरिया है, अगर इसमें एक ईयर में सिर्फ आप एक क्रॉप ग्रो करते हैं, उसकी बजाय आप इसमें दो या तीन क्रॉप ग्रो करें, तो कौन से किसमें उत्पादन बढ़ेगा? निश्चित तौर पर आप जब एक साल में एक ही जमीन पर 3 बार फसल करेंगे। इंडिया में जो आमतौर पर फसल जो ग्रो की जाती है उसके 3 सीजन माने जाते हैं। एक को बोलते हैं खरीफ, जिसका टाइमिंग होता है जुलाई से सितंबर तक। आपको मालूम है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि खरीफ में आप क्या क्या ग्रो करते हैं। उसके बाद दूसरा सीजन है रबी, जिसको हम अक्टूबर से लेके मार्च तक ग्रो करते हैं। उसके बाद एक सीजन है जायद, जिसको हम
मार्च से लेके जून तक ग्रो करते हैं। अब जो खरीफ का सीजन है बेसिकली इसमें की जरूरतों को पूरा करने के लिए यानी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों ने एक ही जमीन पर एक साल में कई फसलें उगाना शुरू किया और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसल विधि बोलते हैं। यानी मल्टीपल क्रॉपिंग को क्या बोलेंगे आप? बहुफसल विधि। बहुफसल विधि में एक ही साल में एक से अधिक फसलों को ग्रो करना। उसमें कौन कौन से हो गए? खरीफ हो गई, रबी हो गई, जायद हो गई, जिनका टाइमिंग आपने लिख लिया, जिसके मुख्य फसलों के बारे में आपको मालूम है। तो एक तो तरीका यह है कि हम पहला तरीका हमने बताया कि हम साइज बढ़ा दें, लेकिन चूंकि लैंड एक फिक्स फैक्टर है, एक हद से ज्यादा आप लैंड को नहीं बढ़ा सकते। उस वक्त और नहीं बढ़ा सकते जब आपके पास जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर लैंड कम होंगे, क्योंकि हमें रहने के लिए भी चाहिए, हमारे सड़क के लिए भी मांग बढ़ेगी, हमारे दुकानों के लिए मांग बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चरल लैंड को हम एक हद से ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। दूसरा तरीका हमने बताया कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी आप अपने राज्य में, गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक खेत के एरिया पे एक से अधिक फसल ग्रो करें। तो हम 3 फसलें ही उगा सकते हैं मैक्सिमम, जिसको हम बोलते हैं खरीफ, बोलते हैं रबी और बोलते हैं जायद। यानी इसके द्वारा आप एक जमीन के टुकड़े पर कई फसल उगा के अपने देश की उत्पादन बढ़ा के अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तीसरा एक फार्मिंग का मेथड है जिससे हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लें, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मॉडर्न फार्मिंग है इसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हमने एडॉप्ट किया था। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप जान लें। आजादी के टाइम जब हम देखते हैं तो हमारा जो खाद्यान्नों के मामले में जो देश था वो आत्मनिर्भर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमें भोजन की यानी जो क्रॉप्स की जरूरत थी, फूड ग्रेन की जरूरत थी, वो हमारे देश में उत्पादन नहीं होता था। तो हम क्या करते थे? विदेशों से मंगाते थे, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। जब हम कोई सामान बाहर से मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट यानी आयात बोलते हैं, और उसके बदले हमें उस देश को पेमेंट करना पड़ेगा उसकी करेंसी में। तो इसका मतलब जब आप किसी देश से खरीदेंगे तो आप उसको पे करेंगे, तो आपका पैसा खर्च होगा। तो 1960 आते आते हमने ये देखा कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, और 1960 में ही मैक्सिको में एक नॉर्मन बोरलॉग नाम के जर्मनी के जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, वो सीड्स पर काम कर रहे थे। यानी वो सीड्स को हाई इल्ड वाला में चेंज कर रहे थे, यानी उसमें मॉडिफाई कर रहे थे, और जो सीड्स थी, जो बीज थी, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में 1960 से लेकर 1965 तक रिसर्च किया, और ये पाया कि जो उन्होंने सीड डेवलप की है उससे उत्पादन में 200 से 250% तक बढ़ गई। यानी जो उत्पादन पहले होता था उससे उत्पादन 250 गुना बढ़ गया। किसकी वजह से? नॉर्मन बोरलॉग के मैक्सिको में जो गेहूं के सीड्स जो उन्होंने डेवलप किए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1966 में ये डिसाइड किया कि हम इस सीड्स का यूज करेंगे, सीड्स को यूज करेंगे, और उसके लिए इंडियन साइंटिस्ट थे जिसको हम बोलते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी एम.एस. स्वामीनाथन को हम भारत के हरित क्रांति का जनक मानते हैं।
दुनिया में जो हाई यील्ड वैरायटी सीड डेवलप किया उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक जिसको हम बोलते हैं वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो अभी हरित क्रांति के बारे में डिस्कस करने के पहले उस सीड्स को लगाने के लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, वो सीड्स क्या थी। यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इनपुट थे, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो चीजें चाहिए थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो हमें चाहिए था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी जो उन्नत किस्म के बीज थे उनकी आवश्यकता थी। साथ ही साथ क्या जरूरत थी, इरिगेशन फैसिलिटी की और केमिकल फर्टिलाइजर की, और पेस्टिसाइड्स की। फिफ्थ, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। 6, आप लिख दें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, कंसोलिडेटेड ऑफ लैंड, मॉडर्न इनपुट या टेक्निक, कैपिटल। यानी अगर हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन में अडॉप्ट करना था तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें ये सारी चीजों की आवश्यकता थी। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स है, यानी इन सभी चीजों के उपयोग को जिसके द्वारा हम उत्पादन को बढ़ाते हैं उसी को उस वक्त कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। उसमें क्या क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चाहिए था? पहले तो हमें उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता थी जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दे। लेकिन इस सीड की एक रिक्वायरमेंट ये थी कि ये सीड वहीं पर लगेगा जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी, यानी जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी। थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं, 1947 से 51 तक भारत में जितना भी लैंड था एग्रीकल्चर लैंड, उसका सिर्फ 15% यानी 15% ही इरिगेटेड था। यानी बाकी की जो लैंड थी 85% वो मानसून पर निर्भर था। इसीलिए हम बोलते हैं भारतीय कृषि एक जुआ है। जुआ क्यों? इंडियन फार्मिंग इज ए गैम्बलिंग। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जब मानसून अच्छा होता है तो उत्पादन अच्छा होता था, मानसून जब अच्छा नहीं होता था तो उत्पादन अच्छा नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि वहीं पर ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लगेंगे जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी, यानी सिंचाई की व्यवस्था अच्छा होगा, जहां मानसून पर निर्भरता कम होगी। दूसरी ये बात थी कि इसको जो पहले हम कृषि करते थे तो उसमें परंपरागत फर्टिलाइजर यूज करते थे, लेकिन जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थी इसको एनपीके नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट इन खाद की जरूरत थी, यानी मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत थी अधिक मात्रा में। यानी ये सीड्स वहीं अच्छा काम करेगा, रिस्पॉन्स देगा जहां पर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, घरेलू जो देसी मैन्योर है, खाद है, उसका यूज नहीं करेंगे। अगला ये इसके लिए रिक्वायरमेंट थी पेस्टिसाइड्स की, जर्मिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ये क्या होते हैं? इस फसल के साथ दिक्कत ये थी कि जहां लगाया जाएगा इस पर पेस्ट अटैक ज्यादा होते थे, तो कीड़ों का प्रकोप उस पर होता, कीड़ों का अटैक होता था। तो उस कीड़ों के अटैक को मारने के लिए, उन कीड़ों को खत्म करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ा। अगला एक रिक्वायरमेंट थी कि एक छोटे छोटे टुकड़े की बजाय अगर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होगा, बड़े हिस्से पे करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं चकबंदी। भारत में कृषि भूमि सुधार जब आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि हमने चकबंदी की थी, यानी जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे
उनको हमने क्या किया, एक जगह कंसोलिडेट कर दिया, जिससे कि किसानों को बड़े हिस्सा पर खेती करने में सहायक होगा। और हरित क्रांति में एक आवश्यकता भी थी कि बड़े खेती पर, जब हम बड़े एरिया पर खेती करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगला ये था मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, ट्रैक्टर, थ्रेसर जो परंपरागत है उसकी बजाय हम नई तकनीक जो है उनका प्रयोग करें। और लास्ट है कैपिटल, हमें इसके लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी। तो ये हरित क्रांति में ये सारी चीजों की आवश्यकता थी, जिसको हमने 1967 में पहली बार यूज किया वीट के प्रोडक्शन में। किसके प्रोडक्शन में? और बाद में इसको हमने राइस पे भी लागू कर दिया। भारत में बेसिकली हम इसको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में लागू किए शुरू में। और लागू हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू करने का एक मुख्य वजह यह था कि यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, नदियों का जाल है इन एरिया में। इस एरिया के जो किसान थे प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे, जो कैपिटल को बियर कर सकते थे, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते थे, जो केमिकल फर्टिलाइजर ला सकते थे। तो हमने बेसिकली इसको प्रारंभिक में 1960s में 67, 68 में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया और देखा कि जो हमारे जो देश की उत्पादन है 250% के आसपास बढ़ गई। अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में 1300 केजी पर हेक्टेयर उत्पादन होता था पहले। अब बाद में वहां पर 3200 केजी पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गई। तो आप देखिए कि अगर हम पालमपुर की बात करें तो वहां पे भी उत्पादन करीब 2.5 गुने से ज्यादा हो गया। अगर हम पूरे देश में देखें तो पूरे देश की जो उत्पादन है ग्रीन रेवोल्यूशन से हम पाते हैं कि 250 टाइम्स बढ़ गई और इसका एक अच्छा सकारात्मक रिजल्ट रहा। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, इसको देख लेते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट, यानी इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। पहला प्रभाव यह पड़ा कि हम सेल्फ रिलायंस हो गए, यानी खाद्यान्नों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। जो पहले हमें अमेरिका से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था PL 480 के समझौते के तहत, अब हमारी जो निर्भरता थी अमेरिका पर खाद्यान्नों के मामले में वो कम हो गई। उसका मुख्य श्रेय जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को। यानी पहला प्रभाव तो ये रहा कि सेल्फ रिलायंस हो गए, यानी भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि हमने प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, यानी कुल उत्पादन भी देश का बढ़ गया और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी हमारे देश की बढ़ गई। तीसरा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कि इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई, यानी इंपोर्ट अब हम नहीं करते थे। पहले हम खाद्यान्नों का इंपोर्ट करते थे, अब हमारा इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी थी, यानी अमेरिका से जो खाद्यान्न मंगाते थे उस पर निर्भरता हमारा कम हो गया। और इसका क्या हुआ पॉजिटिव इंपैक्ट, जो किसान थे वो प्रॉस्परस हो गए, अमीर हो गए। पांचवा क्या प्रभाव पड़ा, प्रॉस्परस होने के साथ साथ हमारे पास फूड सिक्योरिटी हो गई, यानी हमारे पास FCI के गोदामों में अनाजों का भंडार हो गया। यानी जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है या जब कोई ऐसी स्थिति आती है जिससे कि उत्पादन हमारी कम हो जाए, तो इस FCI के गोदामों से हम उस एरिया में खाद्यान्नों को पहुंचाने में कामयाब होते हैं जहां पर खाद्यान्नों की कमी है। और इन सब का मुख्य कारण है मॉडर्न फार्मिंग, या जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन का सब अच्छा ही प्रभाव नहीं रहा, इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव इंपैक्ट। आप देख लेते हैं क्या है निगेटिव
इम्पैक्ट। पहला प्रभाव तो यह हुआ कि आय की असमानता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कम लोगों के पास बहुत बड़ा एरिया है जमीन का और बहुत सारे लोगों के पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जैसे अगर मैं पालमपुर की बात करूं तो बताया गया कि वहां पर 80 परिवार ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं, जिनके पास गांव का बड़ा हिस्सा है। 450 में से 80 लोगों के पास ज्यादा हिस्सा है और बाकी लोगों के पास जमीन है या तो बहुत, जमीन नहीं है या तो बहुत कम है। तो हुआ क्या कि जब उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, तो जो किसान अमीर थे वो और अमीर हो गए। तो पहला इंपैक्ट हुआ कि इंटर रीजनल, इंटर पर्सनल जो इनइक्वलिटी थी वो बढ़ गई। तो पहला क्या हुआ, इनइक्वलिटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर गई। जो आर्थिक असमानता थी समाज में, देश में, उस गांव में, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण पहले से ज्यादा बढ़ गई। यानी किसान, जो अमीर किसान थे वो और अमीर हो गए और गरीब किसान चूंकि इन चीजों को बियर नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने हरित क्रांति का फायदा नहीं उठा पाए और वो गरीब रह गए। तो इस तरह से आर्थिक असमानता राज्यों के बीच में, शहरों के बीच में, लोगों के बीच में बढ़ गई। दूसरा इसका इंपैक्ट ये हुआ, जो फर्टिलिटी की, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कम हो गई। यानी जो बार बार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो गई। यानी ज्यादा हमने फर्टिलाइजर का यूज किया और ज्यादा मल्टीपल क्रॉपिंग करने का एक इम्पैक्ट ये हुआ कि जो जमीन थी उसकी उर्वरा थी, जो फर्टिलिटी थी वो कम हो गई, खत्म होने लगी। और उसको मेंटेन करने के लिए किसान क्या करते थे, पहले से और ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते थे। यानी पहले से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से अगली बार और फर्टिलिटी कम होती और इसके कारण धीरे धीरे हमने ये पाया कि हमारी जो जमीन की उर्वरा है, फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे कम हो गई। तो दूसरा क्या हो गया कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगी, सॉइल की लॉस ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी हमारी कम हो गई। तीसरा इसका जो बुरा प्रभाव पड़ा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, हमने ये देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर हम एक एग्जांपल दें तो आप पाएंगे कि 1 केजी राइस के ग्रो करने के लिए हमें 5 टन वाटर की जरूरत थी। यानी हमें बहुत ज्यादा पानी का यूज करना होता था और उसकी वजह से हम लोग ने ग्राउंड लेवल वाटर को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया और हमारा ग्राउंड लेवल वाटर धीरे धीरे बहुत कम हो गया। तो हमारा क्या हुआ, वाटर की जो है लॉस बहुत हुई। यानी मॉडर्न फार्मिंग का एक लॉस तो ये हुआ कि जो हमारी ग्राउंड लेवल वाटर थी वो पहले से कम हो गई। अब आप सुनते होंगे खबरों में, अब गर्मी का सीजन आ रहा है, पाएंगे कि बहुत सारे एरिया में लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पानी के लिए भागते हैं, जाते हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। यह एक आम समस्या बनती जा रही है। इसकी वजह है कि हम खेती में या और चीजों में पानी को इतना ज्यादा यूज करने लगे। उसका एक मुख्य कारण मॉडर्न फार्मिंग भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो इकोलॉजिकल बैलेंस था, कीटनाशकों के प्रयोग करने के कारण, पेस्टिसाइड्स और जर्मिसाइड्स के प्रयोग करने के कारण बहुत सारे इस डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो इन पेस्टिसाइड्स के कारण खत्म हो गई। आप ये भी देखेंगे कि जो फसल थी, जो उसकी न्यूट्रिएंट थी, जो उसकी पोषकता थी, ज्यादा खाद और ज्यादा पेस्टिसाइड्स के यूज करने से कम हो गई। तो हम पाते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग के फायदे रहे, हम आत्मनिर्भर हो गए, हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई, लोगों को खाने को मिलने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंड क्या है, लैंड एक स्थिर साधन है। लैंड पर उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने देखा 3 तरीके हैं। या तो हम साइज बढ़ा दें, साइज चूंकि नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लैंड फिक्स फैक्टर है, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग को हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का दुनिया में श्रेय जाता है नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हम बोलते हैं MS स्वामीनाथन को।
ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ये सारी चीजें जरूरत थी। साथ ही हमने देखा कि इसके क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इम्पैक्ट रहे। तो अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर, लेबर। तब तक के लिए धन्यवाद।